Okay, in our last lecture, we'll discuss the function of separate variable. In this video, we'll discuss the partial derivatives. तो अगर हम एक ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो एक ही फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज डिपेंडिंग ओनली वन वेरिएबल x। तो इस केस में हम जब डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे फंक्शन को तो हम dy ओवर dx कैलकुलेट करते हैं ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर एक फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे ये फंक्शन है कि f इज डिपेंडिंग ऑन y एंड x एंड y पे डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में हम इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। अब हम d ओवर dx यूज नहीं करेंगे बल्कि पार्शियल साइन यूज करेंगे इस केस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हमें z गिवन है और ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है x एंड y। फॉर एग्जांपल z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब प्रॉब्लम ये कि हम पहले हम dy ओवर dx कर लेते थे क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट से हम दोनों के रिस्पेक्ट से एट अ टाइम डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल z ओवर पार्शियल x, एक दफा हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे और एक दफा विद रिस्पेक्ट टू y। अगर तीन वेरिएबल हैं तो एक दफा फिर हमें विद रिस्पेक्ट टू z भी लेना होगा। लेकिन इस केस में दो वेरिएबल्स हैं तो हमें d पार्शियल z ओवर पार्शियल x कैलकुलेट करना होगा। अगर हम पार्शियल z ओवर पार्शियल x कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में जो दूसरा वेरिएबल होगा y, उसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि अगर x वेरिएबल है तो y को हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इसी तरह ये हमने पार्शियल z और पार्शियल x कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पार्शियल z ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर करना है। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y किसके इक्वल होगा, इस केस में y को हमने एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। दिस टाइम जिसके कोरस्पॉन्डिंगली हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसको हमने एज अ वेरिएबल कंसीडर करना होता है और दूसरे वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 0 होगा क्योंकि x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y। इस तरह से हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ f, और ये ऐसा f है जो कि दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, and that derivative is known as the partial derivative of f. If we differentiate the function f with respect to x, अगर हम with respect to x differentiate करेंगे तो y को सेकेंड वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट, if we differentiate f with respect to y, अगर हम with respect to y differentiate करें फंक्शन को तो हमें सेकेंड वेरिएबल x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि if we differentiate f with respect to y then x is taken as a constant। जब हम f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे होंगे तो हमने y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो हमने x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये बात हमें ज़हन में रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबलाइज किस तरह से करते हैं। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और पार्शियल fx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने किसी एक पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे, पार्शियल f ओवर पार्शियल x एट द पॉइंट ए बी। अगर हमने किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है ऐसे लिखेंगे, और हम इसे इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्शियल एफ एक्स एट पॉइंट ए बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
सो इट्स जस्ट इंडिकेशन, आप किसी भी तरह से इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला, इसके लिए क्या फॉर्मूला, ठीक है। इफ f of x y is a function where f partially depend on x and y, and if we differentiate f with respect to x and y, then the derivative is called the partial derivative of f। तो फॉर्मूला भी इसका यही होगा, क्योंकि एक दफा हम विद रिस्पेक्ट टू x, अगर f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक दफा विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और एक विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो ये बेसिकली बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है कि बाय डेफिनेशन यूज करते हुए हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमने किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए बी, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ x एट पॉइंट ए बी। अगर किसी एक पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम इस तरह से करेंगे। उस केस में हमें x को a से रिप्लेस करना है और y को b से रिप्लेस करना होगा, अगर हमें किसी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट करना है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें करना होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1 गिवन है, f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बेसिकली r रिप्रेजेंट द रेवेन्यू फंक्शन। ये हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि रेवेन्यू फंक्शन हमें गिवन है और रेवेन्यू फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y, वेयर x इज द फुल प्राइस टिकट्स एंड y इज द डिस्काउंट टिकट्स। और ये फॉर्मूला हमें गिवन था, फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन था कि 350x प्लस 200y, ये रेवेन्यू फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x फुल प्राइस टिकट्स के कोरस्पॉन्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, तो पार्शियल x ओवर पार्शियल x इज 1, और विद रिस्पेक्ट टू y जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें उस केस में y 0 होगा, ठीक है। तो r ऑफ x इसके इक्वल आ गया 350 के, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट टेल्स अस इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ full price tickets by 1 unit, then r is increased by $350 while y is fixed। कि बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ चेंज को। तो ये इंडिकेट कर रहा है, और x रिप्रेजेंट दी फुल प्राइस टिकट्स, कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज कर दें फुल प्राइस टिकट्स में, तो जो रेवेन्यू है वो $350 इंक्रीज हो जाएगा। और इस केस में हमने y को फिक्स कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि जब भी हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे या पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो एक वेरिएबल को हमें फिक्स रखना होता है। तो इस केस में हमने y को एज अ फिक्स कंसीडर किया हुआ है, और हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं x के कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, दो वेरिएबल्स गिवन है, तो हमें पहले a के कोरस्पॉन्डिंगली उसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर सेकंड वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंगली हमें से डिफरेंशिएट करना होगा, और जिस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंगली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ये बात आपको याद रखना होगी, ठीक है। एग्जांपल 2 में फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज इज बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव। Find the rate of change of revenue R as y increases, कि y increase करें and with x fixed at x equal to 20, कि आपने rate of change like आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फंक्शन का, और y इंक्रीज कर रहा है, लाइक आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज का, और x को फिक्स करना है। तो ये फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है कि रेवेन्यू इज डिपेंडिंग ऑन फुल प्राइस टिकट्स एंड डिस्काउंट टिकट्स, और ये इसका फंक्शन गिवन है, और हमें ये बताया हुआ है कि x को 20 पे फिक्स कर दें और y के कोरस्पॉन्डिंगली रेट ऑफ चेंज या पार्शियल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, हमने x को फिक्स कर दिया 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वी गेट दिस रेवेन्यू। अब जब हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया, तो y इज डिपेंडिंग ओनली, sorry, revenue is depending only one variable y,
अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज या फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है r का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y इंक्रीज का मतलब है कि y एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, तो वी गेट 200। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज 1 यूनिट इन discount tickets, if the Y represent the discount tickets, discount price tickets, then the revenue will increase by $200। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 को डिस्कस कर लेते हैं। कैन एक्सपेरिमेंट डन ऑन रैट्स to measure the toxicity of formaldehyde yielded on data प्रेजेंट किया है जो कि डिपेंड कर रही है टाइम पे एंड कंसंट्रेशन पे। और हमने फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट, हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ सी। हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट करना है एट दिस पॉइंट, ये हमें गिवन है, और इंटरप्रेट योर आंसर। और ये टेबल भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना है एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एट पॉइंट दिस। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब बेसिकली ये हमें टी गिवन है क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे टी एंड सी। तो एट टी इक्वल टू 18 एंड सी इक्वल टू 6 हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है हम उसको वैल्यूएट करेंगे कि पार्शियल, हम वैसे अगर हमने इसको वैल्यूएट करना होता तो एक्स वाई के फॉर्म में, हम एक्स वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम एक्स वाई की जगह टी और सी को यूज करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड दिस पॉइंट विल बी कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो टी में चेंज आएगा, तो टी प्लस एच कॉमा सी माइनस एफ ऑफ टी सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी एंड एच फॉर्मूला को वैल्यूएट किया हुआ था जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो टी की जगह हमने 18 सब्स्टिट्यूट कर दिया और सी की जगह 6, क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है। हमने यहाँ पे यही काम किया है, टी की जगह हमने 18 सब्स्टिट्यूट किया, सी की जगह हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया, और 8 को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमें देखना होगा। और हम पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम टाइम का जो टेबल गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंगली एज को मेजर करेंगे। तो ये बेसिकली टी का टेबल गिवन है और ये सी का। हम विद रिस्पेक्ट टू टी अभी देख रहे हैं तो हमें एज कैलकुलेट करना होगा। तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 0 और 2 के बिटवीन 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 और 2 के बिटवीन भी 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है। तो सब इक्वल डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि एज क्या होगा 2, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एवरी टू वैल्यू इज 2, इक्वल इंटरवल गिवन है। तो इट मीन्स दैट द स्टेप साइज और एज इज 2। ठीक है, हर वैल्यू में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हम एज को 2 कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पे एच की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एफ 20,6। अब ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने टी एट पॉइंट टी को हमने कंसिडर करना है 20 और सी को 6 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कर सकते हैं क्योंकि टेबल हमें गिवन है। तो टी को हमने 20 कंसिडर करना है और सी में हमने 6 कंसिडर करना है। तो ये वैल्यू कहाँ होगी, ये वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू है कि ये हमने टी को हमने 20 कंसिडर करना है और सी को हमने 6 कंसिडर करना है। तो वी गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शनल वैल्यू, दिस वैल्यू हमने इसकी जगह 90 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें 18 टी को हमने 18 कंसीडर करना और सी को 6 और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 18 6 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 18 है और 6 भी यही वाली लाइन है। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या होगी 93।
बेसिकली हम इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, 8 is 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -1.3 पर मंथ। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स दैट इफ वी इंक्रीज द टाइम बाय 1 यूनिट, द परसेंटेज ऑफ रैट सर्वाइवल इज डिक्रीज बाय 1.5 यूनिट। तो बेसिकली हमने यही फाइंड करना था। हमें सिनेरियो ये गिवन था कि अगर हम रैट्स को एक फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक केमिकल है और वो एक जो है वो टॉक्सीडाइड केमिकल है, तो अगर वो हम रैट्स को अगर हम वो केमिकल देते हैं और हम टाइम मेजर करते हैं, अगर हम 1 यूनिट और इंक्रीज कर दें, टाइम बढ़ा दें, तो हमने ये देखना है कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो हमने उसको चेक किया, रेट ऑफ चेंज चेक किया, तो हमने एनालाइज किया कि अगर if we increase time by 1 unit, the percentage of rat survival is decreased by 1.5 unit। डिक्रीज इसलिए कह रहे हैं कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आंसर होता तो फिर तो रैट्स के सर्वाइवल के चांसेस थे वो इंक्रीज हो जाते जितनी यहाँ पे वैल्यू गिवन होती, क्योंकि अब नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए उनके बचने के चांसेस कम हो गए क्योंकि टाइम इंक्रीज हो गया ना। ओके, सेकंड में हमने क्या करना था, एस्टिमेट एफ ऑफ सी एट पॉइंट 18 एंड 6। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू सी कंसिस्टेंसी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशंस के कोरस्पॉन्डिंगली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई को हमने एज अ सी कंसीडर किया हुआ और एक्स को टी। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई में यहाँ पे हमने डिफरेंस ऐड करना है। जैसे यहाँ पे टी प्लस एच किया था, यहाँ पे हमने सी प्लस के कर दिया। के भी बेसिकली डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे भी के आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने के लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू सी या विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई में चेंज आता है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स में या विद रिस्पेक्ट टू टी में हम एक्स में चेंज करते हैं। तो अब विद रिस्पेक्ट टू सी हम ले रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वाई में चेंज आएगा। तो टी कॉमा सी प्लस के माइनस एफ ऑफ टी सी ओवर के। तो हमने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी विच इज 18, सी इज 6, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें के को वैल्यूएट करना है। के बेसिकली कंसंट्रेशन की वैल्यू है, हमने इसका डिफरेंस चेक करना है। तो बेसिकली ये हमें वैल्यू गिवन है, तो अगर हम सी प्लस के लिए हम इन दो वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंटरवल डिफरेंट है इसलिए हम कोई सी दो वैल्यूज का कंसिडर नहीं कर सकते, हमें जो के की वैल्यू गिवन है उससे नेक्स्ट मूव करेंगे क्योंकि टी में हम ऐड कर रहे हैं। हम 15 और 6 का डिफरेंस लेंगे विच इज 9। तो k इज 9, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। k की जगह 9 सब्स्टिट्यूट कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 9 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चेक करनी है 18 एंड 15 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू, हम टेबल में इसको चेक कर लेंगे। तो 18 और 15 के कोरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू 82 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 82 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। इसी तरह 18 और 6 के कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू चेक करते हैं। 18 और 6 की कोरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू 93 आ रही है, यहाँ पे 93 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और के डिफरेंस हमने 9 लिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -1.22 ppm, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें बाय 1 यूनिट तो जो रैट के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो 1.22 यूनिट डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो डिक्रीज क्यों क्या, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, अगर ये पॉजिटिव होती तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन हो। तो इस तरह से हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो हम उसको इंटरप्रेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 19.3 अप्लाइड कैलकुलस की बुक से, ठीक है। So the statement is the demand for coffee Q in pounds sold per week is a function of the price of coffee C in dollar per pound and the price of tea in dollar per pound. So Q is a function of C and T. Basically हमने demand for the coffee, ठीक है, demand of the coffee is a function of price
ऑफ कॉफी सी, ये जो क्यू है वो किसका फंक्शन है, एक तो प्राइस ऑफ कॉफी सी का और दूसरा प्राइस ऑफ टी। इट मीन्स दैट क्यू इज डिपेंडिंग ऑन सी एंड टी। तो ये हमने लिखा है कि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ सी एंड टी, कि डिमांड ऑफ कॉफी डिपेंड करती है प्राइस ऑफ कॉफी पे एंड द प्राइस ऑफ टी पे। तो ये हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया। देन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि डू यू एक्सपेक्ट एफ ऑफ सी टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट एफ ऑफ टी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो if as we know that fq is a function of c and t, so to check f of c is positive or negative, we have to fix other variable. F of c is basically partial derivative with respect to c, प्राइस ऑफ कॉफी के रिस्पेक्ट से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जब भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है तो एक पॉइंट दूसरे वेरिएबल को हमें फिक्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि हमें विद रिस्पेक्ट टू सी चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए हम सेकंड वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। तो सेकंड वेरिएबल टी है और उसको हमने फिक्स कर देना है। तो हम कोई सी भी वैल्यू सब असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब Q is a function of C only। ठीक है, Q is basically the demand of the coffee is depend only C, the price of coffee। अब हमें इन दोनों में चेक करना है, इनका रिलेशन चेक करना है कि कैसा रिलेशन है। तो इफ द डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज, ठीक है, अगर कॉफी की डिमांड C is basically the price of coffee। So if price of coffee increase, then the demand of coffee will decrease। इसी तरह से अगर कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। तो बेसिकली इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी या पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह हम एफ ऑफ टी को चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए भी हम इन दोनों का रिलेशन चेक कर लेंगे। एफ ऑफ टी के लिए हमने प्राइस ऑफ टी पे फंक्शन डिपेंड करेगा, द डिमांड ऑफ कॉफी, और इसमें जो प्राइस ऑफ टी है दूसरा वेरिएबल उसको हमने फिक्स कर दिया। नाउ द डिमांड ऑफ कॉफी इज डिपेंडिंग ओनली द प्राइस ऑफ टी। इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, अगर हम टी के प्राइस को इंक्रीज कर दें तो उस केस में क्या होगा कि डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम टी की प्राइस को डिक्रीज कर दें देन द डिमांड ऑफ कॉफी विल आल्सो डिक्रीज। इट मीन्स दैट कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी इज पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इनवर्स होता तो नेगेटिव रिलेशन होता। तो यही हमें चेक करना था कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके लिए हमने एक को फिक्स करके दूसरे कोरस्पॉन्डिंगली चेक कर लिया कि कैसा रिलेशन। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इंटरप्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द कॉफी। ठीक है, अब हमने इन सब जो स्टेटमेंट है इनको इंटरप्रेट करना है। फर्स्ट हमें गिवन है कि एफ ऑफ 32 इज 780। फिर हमने एफ ऑफ सी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, सी इज बेसिकली द प्राइस ऑफ कॉफी इज -60। इसी तरह द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम प्राइस ऑफ टी इज 20। तो हमने इसको इंटरप्रेट करना है। तो फर्स्ट को कैसे करेंगे, एफ ऑफ 32 इक्वल टू 780, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ कॉफी, दिस इज द प्राइस ऑफ कॉफी क्योंकि दिस इज सी एंड टी। सो इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3 and the price of tea is $2, then we can expect 780। बेसिकली ये क्या है, डिमांड ऑफ कॉफी, ठीक है, टू सेल ईच वीक। So it means that if the price of coffee is $3 and the price of tea is $2, then we can expect 780 pound of coffee to sell each week। तो बेसिकली ये हमने चेक करना था। ये हमें जो गिवन है ये डिमांड ऑफ कॉफी जो कि हर वीक सेल होगी वो गिवन है। तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि अगर ठीक है $3 अगर हमें कॉफी
की प्राइस हो, $2 टी की प्राइस हो, तो इतनी कॉफी हर वीक बिकेगी। इस तरह नेक्स्ट को भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू सी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ सी। इसको हम चेक करें तो दिस इट मीन्स दैट इफ वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉफी by 1 unit, then the demand of coffee will decrease by 60 unit. Basically, this is the demand of coffee. जो भी इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? डिमांड ऑफ कॉफी के। तो ये नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स दैट कि अगर हम प्राइस ऑफ दिस इंडिकेट दी प्राइस ऑफ कॉफी, अगर हम प्राइस ऑफ कॉफी 1 unit इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा? डिमांड ऑफ कॉफी विल डिक्रीज बाय 60 यूनिट। नेगेटिव की वजह से डिक्रीज किया, अदरवाइज अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम इंक्रीज करते। इसी तरह एफ ऑफ टी, अगर हम डेरिवेटिव लें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ टी, देन हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं कि आपने क्या इंटरप्रेट किया और किस तरह से। ठीक है, और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।